उसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिन्हें हम लोग डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एंड फाइनली देखेंगे कि नेस्टेड डिक्शनरी एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो आइए इस नेक काम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है। ये हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करता है। इसके अलावा ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हाँ, इसे भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को भी रिप्रेजेंट करते थे और डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रेसेस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर का उतना कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ की। यहाँ पर डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करता इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को। ऑलराइट, सबसे पहले देखेंगे एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट होगा। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन का, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस का। सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे तो वो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि सेट ऐसे करने से क्रिएट नहीं होता है। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग सेट फंक्शन का ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का नहीं, ठीक है। अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं तो वो एज अ डिक्शनरी ट्रीट किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो तो उनके मदद से हम लोग कैसे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम लोगों को यहाँ पर की लिखना होगा, उसके बाद कोलोन देना होगा, फिर वैल्यू देना होगा, ठीक है, फिर कॉमा देना होगा, नेक्स्ट की देना होगा, नेक्स्ट वैल्यू देना होगा, एंड सो ऑन, और इसे इनक्लोज कर देना होगा कर्ली ब्रेसेस से। ऑलराइट, डिक्शनरी फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए तो करते ही हैं, और इसके अलावा अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल एलिमेंट्स हैं तो वहां पे हम लोग उससे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा where इक्वल्स, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन का। मैं यहाँ लिखता हूँ डिक्ट, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग where का वैल्यू भी प्रिंट कर देंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए, ये एक डिक्शनरी टाइप का है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक एम्प्टी डिक्शनरी है। एक और तरीका है जिससे हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, वो है विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर डिक्ट को अगर हम लोग रिमूव कर दें और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस दे दें तो अभी भी ये क्या होगा, एक डिक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ डेटा हुए तो उन डेटा की मदद से हम लोग डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, और डेटा इनक्लोज्ड रहते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे चलिए डेटा डालते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, ये मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया। चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग प्रिंट करके कि इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ where, एंड इसका वैल्यू भी देख लेते हैं। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका टाइप क्या है, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी इसका टाइप है, और आप देख सकते हैं इसने सारे ऑब्जेक्ट को की वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट किया है, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पर डिक्शनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे की होता है, उसके बाद एक कोलोन देते हैं, उसके बाद हमारा वैल्यू होता है, फिर नेक्स्ट की डालने से पहले हम लोगों को एक कॉमा देना होता है, फिर अगेन की यहाँ पर डालते हैं, कॉलन देते हैं, वैल्यू देते हैं। इसी तरह से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ टुपल्स हैं तो डिक्शनरी फंक्शन की मदद से हम लोग उस लिस्ट ऑफ टपल्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हो पाएगा। चलिए अभी से हम लोग पहले प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट, और इसका टाइप भी देख लेते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ where, और इसी तरह यहाँ पे इसका वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये क्या आ रहा है, लिस्ट है। अभी ये क्या है, देखिए यहाँ पर आपको इससे पता चल जा रहा होगा कि ये लिस्ट है। लिस्ट किस चीज का है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स है। ऑलराइट, और आपको यहाँ पर इसका वैल्यू भी दिख रहा है इस तरह से। अगर हम चाहते हैं इस लिस्ट ऑफ टपल को डिक्शनरी में टाइपकास्ट कर देना तो हम लोग यूज करेंगे डिक्ट फंक्शन का। ऑलराइट, डिक्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग इसे डिक्शनरी में टाइपकास्ट कर सकते हैं। मैं लिखता हूं where2 इक्वल डिक्ट ऑफ where,
ठीक है, डिक्ट ऑफ var। अब हम लोग var2 का वैल्यू प्रिंट कर लेंगे और उसका टाइप भी चेक कर लेंगे। var2 किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये एक डिक्शनरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसे टाइप कास्ट करने के बाद डिक्शनरी में टाइप कास्ट कर दिया है। ऑलराइट, अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी में ना तो स्लाइसिंग काम करता है ना ही इंडेक्सिंग काम करता है। तो हम लोग उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो जो की होते हैं उसकी मदद से उसके वैल्यू को हम लोग फेच कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपका डिक्शनरी होगा, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास कर देंगे, जो उसका वैल्यू होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग कुछ ऐसा की पास करें जो उस डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, तो हम लोगों को एक एरर देखने को मिलेगा। किस तरह का एरर? की एरर देखने को मिलेगा। इसलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम लोग किसी भी की को यहाँ पे डालें, उससे पहले हम लोगों को ये चेक करना चाहिए तो क्या वो की उस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल भी है या नहीं। और ये हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। ऑलराइट, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ var इक्वल्स, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके। इसका टाइप क्या है? टाइप ऑफ var, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आता है अभी आउटपुट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका टाइप क्या है? डिक्शनरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे वैल्यू को इसने प्रिंट करके रख दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ लास्ट नेम फेच करना, कि लास्ट नेम क्या है आखिर var के अंदर स्टोर्ड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ var का लास्ट नेम क्या है, ठीक है। अब var का लास्ट नेम क्या है वो चेक करेगा और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट? अभी यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए हुसैन। चलिए प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हुसैन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख दूँ तो फिर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अभी देखिए क्या आएगा? अभी अल्ताफ आएगा आउटपुट, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एज, तो यहाँ पे आएगा 22, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग की को डालने के बाद उसका वैल्यू फेच कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा की डालते हैं जो इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आएगा आउटपुट? जैसे मैं यहाँ अगर कुछ इस तरह से लिखूं, ठीक है, तो भी क्या आएगा आउटपुट? अभी आएगा की एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पे की एरर आ रहा है, ये बता रहा है कि ऐसा कोई की उस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फेच कर लें, ठीक है। इसलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम लोग उसके एलिमेंट को एक्सेस करें, उससे पहले हम लोगों को यूज करना चाहिए इन ऑपरेटर का, और चेक करना चाहिए कि क्या वो पार्टिकुलर की उस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। इफ दिस की इज अवेलेबल इन var, देन ओनली प्रिंट दैट वैल्यू। अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये की तो अवेलेबल है नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल, अगर ईमेल var के अंदर अवेलेबल है तो उसका वैल्यू प्रिंट करके मुझे दे दो। अभी देखिए ईमेल तो यहाँ मौजूद है var के अंदर, इसलिए इसने पहले चेक कर लिया कि क्या ईमेल var के अंदर मौजूद है। अगर है तो उसका वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। तो देखिए इसने उसका वैल्यू प्रिंट कर दिया है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोगों को पहले की का अवेलेबिलिटी चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसके वैल्यू को फेच करना चाहिए। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बार अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे इसके अंदर कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए हम लोग बस यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं var, ठीक है, var, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जैसे मुझे ऐड करना है हॉबी, ठीक है, हॉबी, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे डाल सकते हैं गेमिंग, ठीक है। ये मैंने एक वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, var को अपडेट कर देगा, इसके अंदर एक और की ऐड हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद, और उसका वैल्यू हो जाएगा गेमिंग। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ var, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए लास्ट में इसने हॉबी को ऐड कर दिया है और यहाँ पे गेमिंग स्टोर हो गया है। अगर हम लोग कोई ऐसा की ऐड करें जो पहले से इसके अंदर मौजूद है, तो उस केस में क्या होगा? तो चलिए देखते हैं करके। हम लोग यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम लोग अगर कोई वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैं डाल दूं यहाँ पर किंग, ठीक है। अभी तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट नेम पहले से मौजूद है, मैं फिर से फर्स्ट नेम को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी में की हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, की हमेशा यूनिक होता है, जबकि वैल्यूज हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे है पहले से, मैंने फिर से यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये पुराने वाले फर्स्ट नेम का जो वैल्यू था
ठीक है, उसको ये रिप्लेस कर देगा। उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, यानी कि अपडेट कर देगा, आप बोल सकते हैं इसे। तो चलिए अभी प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए अभी क्या हो गया, फर्स्ट नेम की जगह पे क्या आ गया, इसका वैल्यू किंग आ गया, जबकि यहाँ पे क्या था, अल्ताफ था। मैंने यहाँ से क्या किया, उसे अपडेट कर दिया, अब ये क्या हो गया, किंग हो गया। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है? नंबर वन इज कि अगर हम लोग की वैल्यू पेयर को ऐड करना चाहते हैं बाद में, वो की अगर पहले से मौजूद नहीं रहा तो एक नया की वैल्यू पेयर उस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो की पहले से मौजूद रहा तो ओल्डर वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। पुराना वाला वैल्यू न्यू वन के साथ अपडेट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ऑलराइट, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही लिख सकते हैं या फिर कोई और डेटा टाइप भी यहाँ लिख सकते हैं? तो नहीं जी, आप अलग अलग डेटा टाइप को भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इन सबको थोड़ा सा हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, एक टुपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं टुपल लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, और इसका वैल्यू डाल देता हूँ अल्ताफ। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई फ्लोटिंग नंबर 13.65 और इसका वैल्यू डाल देता हूँ अनीश। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट वैर। ठीक है, अभी भी ये एक वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटीजरिक नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजरिक नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 13। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ दानिश। अभी देखिए यहाँ पे ये भी की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। यहाँ पर हम लोग की में उन डेटा टाइप को ही ले सकते हैं जो हैसेबल होते हैं। ठीक है, जो हैसेबल नहीं होते हैं वो यहाँ पर नहीं लिख सकते। हैसेबल क्या होता है मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक लिस्ट लेना चाहूँ एज अ की तो वो काम नहीं करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ताफ, मैं यहाँ लिखता हूँ समथिंग समथिंग, ये क्या हो गया, ये एक लिस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब मैं कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ किंगो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये ऐड नहीं हो पा रहा है। क्या आ रहा है एरर? टाइप एरर, अनहैसेबल टाइप लिस्ट, यानी कि लिस्ट को एज अ की हम लोग नहीं लिख सकते, ये टाइप एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि लिस्ट को हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अनहैसेबल है। हैसेबल और अनहैसेबल क्या होता है ये मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी उसके अलावा जितने भी हैसेबल टाइप ऑफ डेटा हैं, जैसे कि हम लोग टुपल यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, इन सबको यूज कर सकते हैं एज अ की। एक और तरीका है जिससे हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वो है गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड का दो वर्जन है। फर्स्ट वर्जन का सिंटेक्स इस तरह से है, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी पास करेंगे, उसके बाद लिखेंगे गेट और यहाँ पे की पास कर देंगे। अगर वो इसे की मिल पाता है उस डिक्शनरी के अंदर तो उसका वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर की नहीं मिलता है तो हम लोगों को नन रिटर्न करेगा। फर्स्ट नेम के अंदर फेच करूंगा फर्स्ट नेम का वैल्यू इस डिक्शनरी से। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ वैर ऑफ गेट, वैर ऑफ गेट, और यहाँ पे हम लोग की पास कर देंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, जो भी फर्स्ट नेम इसे मिलता है यहाँ पर वो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा और इसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। मैं लिखता हूं प्रिंट ऑफ एफ नेम। देखिए यहाँ पे एफ नेम के अंदर अल्ताफ स्टोर हो गया है। ठीक है, सेम काम को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते थे इस तरह से, वैर के अंदर जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसका वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो। अभी भी क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा। सेम आउटपुट आ रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ लास्ट नेम कर दे तो ठीक है, तो अभी एफ नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, हुसैन स्टोर हो जाएगा। देखिए हुसैन स्टोर हो रहा है। तो गेट का यूज करके क्या फायदा होगा हमें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई ऐसा वैल्यू डाल दें एज अ की जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या एक एरर मिलेगा, और हम लोगों को उस एरर से बचने के लिए क्या करना होगा, इन ऑपरेटर के थ्रू चेक करना होगा कि क्या ये की इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद है या नहीं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, की एरर आ रहा है, और इस एरर से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पहले चेक करना होगा कि क्या ये की इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गेट का। ठीक है, गेट के अंदर अगर हम लोग सेम चीज को पास करें, मैं यहाँ लिखता हूँ वैर डॉट गेट, ठीक है, और कोई ऐसा की पास कर देता हूँ जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, नन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, नन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, नन स्टोर हो गया, हम लोगों को कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। ऑलराइट,
और यहाँ पर अगर इसे की मिल जाता है उस डिक्शनरी के अंदर तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर फेच करना चाहता हूँ एज, ठीक है, एज। तो अभी एज जो भी होगा इस डिक्शनरी के अंदर, एज मौजूद है यहाँ पे, जो भी इसका वैल्यू होगा एफ नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 22 स्टोर हो गया और हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिया। तो ये गेट का इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और वर्जन है, वो है यहाँ पर हम लोगों को अपना डिक्शनरी लिखना होगा, डॉट गेट, यहाँ पे की डालना होगा और एक डिफॉल्ट वैल्यू डालना होगा। यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर हम लोगों को की नहीं मिलता है कोई पार्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर तो नन की जगह पे एक पार्टिकुलर वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ की इज अवेलेबल देन रिटर्न द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू। एक और वर्जन क्या था, यहाँ पर हम लोगों को की पास करना था, ठीक है, कॉमा दे करके एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई डोंट नो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मेरा, आई डोंट नो। अभी देखिए क्या आएगा आउटपुट, अभी एफ नेम के अंदर ये फेच करेगा, वैर डॉट गेट के अंदर चेक करेगा कि क्या एज नाम का की मौजूद है वैर के अंदर। तो हाँ, ए नाम का की मौजूद है वैर के अंदर। क्या है वैल्यू, 22 ये रिटर्न कर देगा, एफ नेम के अंदर 22 स्टोर हो जाएगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, देखिए 22 आ रहा है आउटपुट। अब अगर यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा की डाल दें जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर ऐसा कोई की मौजूद है ही नहीं, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, where डॉट गेट चेक करेगा कि क्या ये की इस डिक्शनरी के अंदर कहीं भी है, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को सेंड कर देगा, इस वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा और इफ नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो स्टोर हो गया। तो ये है गेट का सेकेंड वर्जन। यहाँ पे हम लोग जो पहले नन आ रहा था, नन की जगह पे कोई और वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं, एज अ डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को गेट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हम लोग ट्रावर्सिंग कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर ट्रावर्सिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर ईच की इन वेयर कैन यू प्रिंट दी की। अभी हम लोग अगर की लिखते हैं तो क्या आता है आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, इस तरह करके सारा कुछ आउटपुट आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या था आउटपुट। देखिए जितने भी की थे वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो गए। अगर इसी तरह हम लोगों को वैल्यू लिस्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस की को हटा देते हैं यहाँ से, वैर के अंदर जो भी की है उसका वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, अभी देखिए सारा का सारा वैल्यू प्रिंट हो गया। अब अगर हमें इस फॉर्म में वैल्यू को चाहिए होगा तो कि यहाँ पर की होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, की होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वो भी हम लोग कर सकते हैं इजिली। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। की के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी की है वो, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके हम लोग प्रिंट करते हैं कोलोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू प्रिंट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोर लूप की मदद से डिक्शनरी के अंदर ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिक्शनरी के किसी आइटम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सारे एलिमेंट को रिमूव कर देना, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे क्लियर मेथड का। क्लियर मेथड क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है। मैं इसे क्लियर करता हूँ यहाँ तक और मैं लिखता हूँ where डॉट क्लियर। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं where को। देखिए क्लियर क्या किया, यहाँ पे इसके सारे के सारे की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब जब रिमूव हो गया तो where के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी बन गया है। इसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं डेल का। ठीक है, डेल क्या करता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया था लेकिन एम्प्टी डिक्शनरी रहने दिया था। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग यूज करते हैं डेल का, डेल ऑफ वेयर, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा। अभी क्या आएगा, अभी आउटपुट नहीं आएगा, हम लोगों को एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेयर को ही ये डिलीट कर दिया है पूरा। ठीक है, देखिए अब बता रहा है ये वेयर है ही नहीं, आप किसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, कहीं पे वेयर है ही नहीं। क्यों वेयर नहीं रहा, क्योंकि मैंने वेयर को ही डिलीट कर दिया। कि डेल एंड क्लियर में क्या फर्क है, तो सबसे पहले आप देखिए डेल एक स्टेटमेंट है जबकि क्लियर क्या है, एक मेथड है। ठीक है, क्लियर क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है लेकिन एम्प्टी डिक्शनरी रहने देता है। ठीक है, जबकि डेल क्या करता है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये था तरीका सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव करने का। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि नहीं, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को ही रिमूव करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पॉप मेथड का। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है, ये रिमूव कर देता है कोई पार्टिकुलर
की को, जो भी की हम लोग पॉप के अंदर पास करेंगे वो उसे रिमूव कर देगा। देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमारा डिक्शनरी होगा, उसके बाद पॉप मेथड होगा, यहाँ पे हम लोग की पास कर देंगे, जो भी की पास करेंगे वो उसके की वैल्यू को रिमूव कर देगा। अगर हमें की नहीं मिलता है उस डिक्शनरी के अंदर तो यहाँ पे हम लोगों को की एरर देखने को मिलेगा। अभी देखिए मैं इसके अंदर से चाहता हूँ लास्ट नेम को रिमूव कर देना, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ where डॉट पॉप, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे लास्ट नेम। अब प्रिंट करके देखते हैं where को कि क्या लास्ट नेम रिमूव हुआ है या नहीं। देखिए फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के बाद डायरेक्ट ईमेल है, उसके बाद एज है, लास्ट नेम आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो पॉप क्या करता है, जो भी की पास करते हैं उसके की पेयर वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू पास करें जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा, हम लोगों को की एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, की एरर देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि पहले हम लोग इन ऑपरेटर के थ्रू चेक कर ले कि क्या वो पार्टिकुलर की डिक्शनरी के अंदर मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तभी डिलीट करो। ये हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। एक और मेथड है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, ये लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देता है डिक्शनरी से, ठीक है। और अगर डिक्शनरी एम्प्टी हो गया, यानी कि अगर हम लोग कोई एम्प्टी डिक्शनरी के ऊपर पॉप आइटम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को की एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ करते हैं where डॉट पॉप आइटम, ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। इसको रिमूव कर देगा तो क्या बचेगा, ये 3 की पेयर वैल्यू बचेंगे। चलिए देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इसने एज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर सेम चीज़ को हम लोग दोहराएं, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं Ctrl+C करते हैं इसे और पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये पहले रिमूव करेगा, फिर यहाँ पे रिमूव करेगा, प्रिंट करेगा, रिमूव करेगा, प्रिंट करेगा। तो देखिए इस तरह करते करते लास्ट में एम्प्टी डिक्शनरी बचेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसने यहाँ से एज को रिमूव कर दिया, फिर ईमेल को रिमूव कर दिया, लास्ट नेम को रिमूव कर दिया, फिर फर्स्ट नेम को रिमूव कर दिया। अगर सेम चीज़ को अगर हम लोग फिर से करते हैं, अब तो ये देखिए एम्प्टी डिक्शनरी बच गया है, अगर फिर से हम लोग पॉप आइटम अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को की एरर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं करके। अभी हम लोगों को लाइन नंबर 16 में की एरर देखने को मिलेगा। देखिए लाइन नंबर 16 में क्या मिल रहा है, की एरर देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिक्शनरी इज एम्प्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्शनरी जब एम्प्टी हो गया है तो पॉप आइटम किसे रिमूव करेगा, किसी को भी रिमूव नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को की एरर देखने को मिला। डेल स्टेटमेंट की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं किसी खास की पेयर वैल्यू को। कैसे, देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से, हम लोगों को लिखना होगा डेल, यहाँ पे डिक्शनरी होगा, यहाँ पे की होगा, ये क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा उस की पेयर वैल्यू को। चलिए देखते हैं, वेयर के ईमेल को डिलीट कर दो। अभी क्या आएगा, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। ये वेयर के अंदर जो ईमेल है वो डिलीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ क्लियर एंड एग्जीक्यूट। देखिए फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ईमेल तो है ही नहीं। ईमेल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने लाइन नंबर 8 में ईमेल को डिलीट कर दिया। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज पॉप, पॉप आइटम एंड डेल स्टेटमेंट, ठीक है। तीनों तरीके से हम लोग सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, और सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यूज किया क्लियर और डेल का, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डिक्शनरी के, ठीक है। सो नंबर 1 इज कीज। कीज क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होते हैं वो सारे का सारा रिटर्न कर देता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने ऑल की नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर, इस वैर के अंदर जितने भी की हैं सारे के सारे ऑल की के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कीज मेथड का, ठीक है। मैं लिखता हूँ वैर डॉट कीज, ठीक है। अब देखिए जो जितने भी कीज होंगे वो सारे के सारे ऑल की के अंदर स्टोर हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ऑल की, ठीक है। देखिए क्या क्या कीज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एज है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें वैल्यूज चाहिए होंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे, VALUES, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा। मैं लिखता हूँ ऑल वैल्यूज, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे ऑल वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे इसने ऑल वैल्यूज के अंदर स्टोर कर दी है। तो 2 मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। नंबर 1 इज कीज, नाम से ही पता चल रहा है ये सारे के सारे की को रिटर्न करता है। वैल्यूज क्या करता है, जो सारे वैल्यूज होते हैं उन्हें रिटर्न करता है। इसके अलावा एक और है, वो है आइटम्स।
आइटम्स क्या करता है, की वैल्यू दोनों को रिटर्न कर देता है, ठीक है, की वैल्यू दोनों को रिटर्न कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ लिखता हूँ where डॉट आइटम्स। अभी देखिए इसके अंदर ऑल आइटम्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, की भी स्टोर हो जाएगा और वैल्यू भी स्टोर हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर की आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम, वैल्यू दिखाई दे रहा है, फिर से की दिखाई दे रहा है, वैल्यू दिखाई दे रहा है, की वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो आइटम्स क्या करता है, दोनों रिटर्न करता है, की भी रिटर्न करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं। मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को पहले ही बता दिया। कीज क्या करता है, सारे की रिटर्न करते हैं। इसी तरह वैल्यूज क्या करते हैं, सारे वैल्यूज रिटर्न कर देते हैं। इसके अलावा जो आइटम्स है वो दोनों रिटर्न कर देता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए जब आइटम्स आपको समझ में आ गया तो इसके मदद से हम लोग और इजिली ट्रावर्स कर सकते हैं। फॉर की वैल्यू इन where डॉट आइटम्स, ठीक है। where डॉट आइटम्स के अंदर क्या करता है, ये दो चीज रिटर्न करता है, की भी रिटर्न करता है और वैल्यू भी रिटर्न करता है। की स्टोर हो जाएगा की के अंदर और इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट की कॉमा वैल्यू, ठीक है। देखिए क्या आता है आउटपुट, की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं इसे और खूबसूरत दिखाने के लिए तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं कोलोन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे की कॉलन वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे भी हम लोग ट्रावर्सिंग कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है कॉपी। कॉपी क्या करता है, एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर देता है, ठीक है। यानी कि क्लोनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉपी मेथड का, ठीक है। इसका सिंटेक्स भी काफी आसान है, डिक्शनरी होगा डॉट कॉपी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉपी कर देगा एलिमेंट को। मैं यहाँ लिखता हूँ var2 इक्वल var डॉट कॉपी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि var2 के अंदर भी सेम एलिमेंट है या नहीं। मैं लिखता हूँ var2 और चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए var2 के अंदर भी सेम की वैल्यू पेयर स्टोर है, ठीक है। तो कॉपी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। उसके बाद जो है वो है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या कोई पार्टिकुलर की मौजूद है। अगर पार्टिकुलर की मौजूद रहा तो वो उसका रिटर्न कर देगा वैल्यू। अगर की मौजूद नहीं रहा तो एक नया की वैल्यू पेयर वो ऐड कर देगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं एग्जांपल। हम लोग यहाँ लिखते हैं where डॉट सेट डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लास्ट नेम। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर सेट डिफॉल्ट में क्या पास किया है, लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम इस डिक्शनरी के अंदर पहले से मौजूद है तो क्या करेगा, उसका वैल्यू ये var2 के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। उसका वैल्यू ये रिटर्न करेगा और var2 से स्टोर कर लेगा। अगर लास्ट नेम मौजूद नहीं रहा तो ये क्या करेगा, लास्ट नेम नाम का एक नया की और एक उसके अंदर वैल्यू होगा अनिस, उसे ऐड कर देगा इस वैर के अंदर, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए लास्ट नेम तो पहले से मौजूद है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, बस लास्ट नेम का जो वैल्यू है हुसैन जो लिखा हुआ है वो var2 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। और कोई भी चेंजेस इस डिक्शनरी के अंदर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, इसने इस डिक्शनरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है और उसका वैल्यू जो रिटर्न हुआ था var2 के अंदर वो यहाँ पर मैंने प्रिंट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं नया चीज डालता हूँ, नया की डालता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ हॉबी, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रेंड। अब सेट डिफॉल्ट चेक करेगा कि क्या फ्रेंड नाम का कोई की इस वैर के अंदर मौजूद है। अगर की मौजूद रहा तो उसका वैल्यू ये var2 के अंदर स्टोर कर देगा। अगर मौजूद नहीं रहा तो एक नया की वैल्यू पेयर ये स्टोर कर देगा। नया की क्या होगा, फ्रेंड होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, अनीश होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। देखिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेट डिफॉल्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि डिक्शनरी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी की है उसके अंदर उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट मेथड का, ठीक है। इट अपडेट द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी विद द आइटम्स ऑफ गिवन डिक्शनरी। अपडेट मेथड क्या करता है, एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करता है। नए वाले डिक्शनरी के अंदर जो कीज है वो अगर सेम कीज पुराने वाले डिक्शनरी के अंदर मौजूद रहे तो क्या करेगा, पुराने वाले कीज के जो वैल्यूज हैं उसे न्यू वाले के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अगर पुराने वाले के अंदर जो कीज अवेलेबल नहीं रहे वो क्या करेगा, उन कीज को ऐड कर देगा जो नए वाले डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को सुनने में, लेकिन चलिए प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, मैं लिखता हूँ हुसैन, मैं बाकी सबको रिमूव कर दे रहा हूँ,
ठीक है। एक और डिक्शनरी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ where2, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रेंड, ठीक है। मैं लिखता हूँ अनीश। अब देखिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपडेट मेथड का। मैं लिखता हूँ where डॉट अपडेट और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ where2 को, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ where। अभी देखिए क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, where को अपडेट कर रहा हूँ किससे, where2 से। ये चेक और कंपेयर करेगा कि where2 के अंदर कौन कौन से की है जो मेरे पास पहले से है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट नेम है और यही फर्स्ट नेम इसके अंदर भी है, ठीक है। दोनों के अंदर फर्स्ट नेम है, तो ये बोलेगा फर्स्ट नेम तो मेरे पास है पहले से और उसके अंदर लिखा हुआ है अल्ताफ, ठीक है। तुम अपडेट कराना चाहते हो तो मैं अल्ताफ को रिमूव करके यहाँ पर दानिश ऐड कर दूंगा। दानिश के साथ इसे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और दूसरे की को जब देखेगा, देखेगा फ्रेंड तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो ये फ्रेंड को पूरा का पूरा ऐड कर लेगा। उसके बाद देखेगा एज, एज तो मेरे पास है नहीं, ये फिर से ये क्या करेगा, एज को अपने अंदर ऐड करवा लेगा। जो की पहले से मौजूद रहेगा उसका वैल्यू को अपडेट करा लेगा, जो की पहले से मौजूद नहीं रहेगा वो उसे अपने अंदर ऐड कर लेगा। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट नेम के अंदर दानिश आना चाहिए, लास्ट नेम हुसैन, उसके बाद फ्रेंड अनीश, एज 22। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट नेम के अंदर दानिश, लास्ट नेम हुसैन, फ्रेंड अनीश, एज 22, ठीक है। अपडेट मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिखा जा सकता है, यानी नेस्टेड डिक्शनरी हम लोग कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक डिक्शनरी था, इसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी ऐड कर दिया, तो क्या ये एक वैलिड डिक्शनरी हुआ? बिल्कुल वैलिड डिक्शनरी हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके, प्रिंट ऑफ where, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड के अंदर इस डिक्शनरी को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे चाहिए इस फ्रेंड का फर्स्ट नेम क्या है, वो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे where के अंदर जो फ्रेंड है उसे प्रिंट कर दो, पहले where के अंदर जो फ्रेंड है उसे प्रिंट कर दो। अभी क्या आएगा आउटपुट, फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम कुमार, अगेन एक डिक्शनरी आ जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम कुमार। तो जब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्सेस किया तो अगेन मैं फर्दर यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट नेम सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं इसे। देखिए इसका फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया। तो देखिए हमने इसे कैसे प्रिंट किया, where का की पास किया, अगेन उसका की पास किया, ठीक है। where का जब फ्रेंड की पास किया, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल गया। अब इसके अंदर भी मुझे रोहित चाहिए था, यानी इसका फर्स्ट नेम चाहिए था, तो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर फिर से एज की पास किया तो उसका वैल्यू मिल गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को गेट मेथड का भी इस्तेमाल करना सिखाया, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं where डॉट गेट, ठीक है, where डॉट गेट, और यहाँ लिख सकते थे हम लोग फ्रेंड। where डॉट गेट फ्रेंड करने पे क्या आएगा आउटपुट, पूरा का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, डिक्शनरी आ गया। अब इसके अंदर भी हम लोग गेट कर सकते हैं, डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, तो रोहित आ जाएगा। आ रहा है? तो दो तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है। एक तो गेट मेथड के थ्रू और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। दोनों से ये एक्सेस हो जाएगा। ऑलराइट, अब आइए मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग देखेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज का कॉम्पैक्ट वे है लिखने का, ठीक है। इट इज अ वेरी इजी एंड कॉम्पैक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, ट्रिपल, डिक्शनरी, रेंज एक्सेट्रा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। यहाँ पे हम लोग कंडीशन भी पास कर सकते हैं कि किसी दिए गए कंडीशन के हिसाब से कोई जो इटरेबल पास किया गया है आपको, उससे मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करना है। इसी चीज को बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है, उसके बाद की वैल्यू लिखना है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फॉर आइटम इन, यहाँ पे कोई भी इटरेबल्स हो सकता है और यहाँ पे कंडीशन हो सकता है। पहले आसान कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका लेवल अप करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि जितने भी कैपिटल अल्फाबेट हैं, ठीक है, A to Z, उन सब के लेटर के साथ साथ उसका आस्की वैल्यू भी स्टोर हो जाए एज ए की पेयर के फॉर्म में। तो चलिए कैसे करेंगे उसे देखते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन रेंज ऑफ 65। आपको पता है कि कैपिटल अल्फाबेट स्टार्ट होता है 65 से और ख़त्म होता है 90 पे, ठीक है। तो उसका एक रेंज ले लेते हैं हम,
65 to 91। 91 क्यों लिए? क्योंकि जो भी वैल्यू होता है लास्ट में हम लोग लिखते हैं उससे एक कम तक जाता है, हमें चाहिए 90 तक, इसलिए मैंने लिखा 91। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं 65, 66, 67, ठीक है, वो सारे के सारे उठ करके एलिमेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, एलिमेंट के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ASCII वैल्यू से अल्फाबेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CHR नाम के एक फंक्शन को। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते हैं CHR ऑफ एलिमेंट। ठीक है, CHR ऑफ एलिमेंट एंड जो एलिमेंट है वो। ठीक है, अब ये हो जाएगा जब, तो मैं उसे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है या नहीं। ठीक है, चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। ग्रेट, आप देख सकते हैं ए का ASCII वैल्यू 65, बी का 66, इसने ऐसे करते करते जेड तक उसका ASCII वैल्यू को एज अ की पेयर के फॉर्म में स्टोर करके दिखा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से हम लोग कितने आसानी से ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कमेंट करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ फॉर एलिमेंट इन रेंज 65 to 91। ठीक है, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करूँ एलिमेंट को तो क्या आएगा, 65, 66, 67 ऐसे करते करते 90 तक ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, 65 से 90 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसे भी कमेंट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक फंक्शन। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ CHR क्या करता है, जो भी हम लोग नंबर पास करते हैं इसके अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास करता हूँ 65, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैपिटल A प्रिंट कर देगा। ठीक है, कैपिटल A प्रिंट कर दे रहा है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे पास करें 104, ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, स्मॉल h प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जो भी नंबर हम लोग पास करते हैं यहाँ पे CHR के अंदर वो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। तो 65 का जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे CHR से तो आता है कैपिटल A। ठीक है, इसी तरह 65 to 91 अगर हम लोग जाते हैं 90 तक, ठीक है, तो कैपिटल A से लेकर के Z तक ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया था तो क्या आया था, 65 to 90 प्रिंट हो गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे CHR के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होगा, कैपिटल A से लेकर के Z तक ये प्रिंट कर देगा। देखिए, कैपिटल A to Z इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो सेम चीज को तो हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं ना, सेम चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एलिमेंट भी यूज कर रहे हैं। एलिमेंट क्या कर रहा था, न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। CHR ऑफ एलिमेंट क्या कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल को प्रिंट कर दे रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अल्फाबेट को प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। एलिमेंट क्या कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 65, 66, 67, और CHR क्या कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट को प्रिंट कर रहा है ABCDE ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उससे पहले देखिए ये जो लूप मैंने चलाया, फॉर ईच एलिमेंट इन रेंज 65 to 91, ये क्या करेगा, इसमें से हर एक नंबर को एक एक करके उठाते जाएगा। एलिमेंट के अंदर क्या करेगा, पहले 65 को लाएगा, फिर 66 को लाएगा, 67 को लाएगा। ठीक है, ऐसे करके के उस नंबर को उठाते जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को स्टोर कर रहे हैं और उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि हमने लिखा है डिक्शनरी का सिंबल दिया, यहाँ पर चूंकि हमने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है, तो ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हो गया और इसे इसने एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसे फिर से प्रिंट करता हूँ, अल्फा ASCII को कैपिटल A to Z विथ ASCII वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, अल्ताफ इज डूइंग ग्रेट। अब मुझे इसमें करना क्या है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर कितना बार अकर हुआ है। जैसे A कितने बार आया है इसके अंदर, A 3 बार आया है। इसी तरह I कितने बार अकर हुआ है, I 2 बार अकर हुआ है। इस तरह करके मुझे एक डिक्शनरी बनाना है जहां पर मुझे पता चल सके कि कौन सा कैरेक्टर कितने बार अकर हुआ है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं आउटपुट, मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लिखते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर कैरेक्टर इन, इसमें से सिर्फ मुझे यूनिक कैरेक्टर को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यूनिक कैरेक्टर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फॉर कैरेक्टर इन सेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी अदर डेटा टाइप से सेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, मैं भी आपको अगर सिंपली सेट का वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं इस तरह से, मैं लिखता हूँ सेट ऑफ माई स्ट्रिंग, तो देखिए क्या आएगा आउटपुट। अभी देखिए सिर्फ यूनिक कैरेक्टर ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऑलराइट, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ रिमूव फिलहाल के लिए, और आइए इससे कॉम्प्रिहेंशन लिखते हैं। फॉर ईच कैरेक्टर इन सेट ऑफ माई स्ट्रिंग, ठीक है,
इसमें से क्या करो, सबसे पहले यूनिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मुझे लिखना है कि उस कैरेक्टर को लिखो यहाँ पर। ठीक है, और वो कितने बार अकर हुआ है वो भी लिखना है। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे माई स्ट्रिंग डॉट काउंट और यहाँ पे लिख देंगे कैरेक्टर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिला है या नहीं। मैं प्रिंट करता हूँ आउटपुट को, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए 2 2 बार अकर हुआ है, ई 1 टाइम अकर हुआ है, इसी तरह डी ओ सब का यहाँ पर कौन से एलिमेंट कितने बार अकर हुआ है यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग यहाँ कुछ ऐसा लिखें ए बी बी सी डी 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 डी, देखिए अभी ए कितने बार अकर हुआ है 3 टाइम्स, बी 2 बार, सी 1 बार और डी 6 टाइम्स। अब देखिए इसे एग्जीक्यूट करके क्या आता है आउटपुट। देखिए बी 2 बार आ गया है, ए 3 टाइम्स, डी 6 टाइम्स एंड सी 1 टाइम। आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इस चीज को अचीव करना कितना ज्यादा आसान था। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सेंड करते रहता हूं जिससे सॉल्व करके आपका पाइथन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।